हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल TH क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करके कह रहे हैं मैम प्लीज़ बिजनेस स्टडीज़ को करवा दीजिए, और बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर्स के लिए भी आपने रिक्वेस्ट की थी। लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें टोटल 14 चैप्टर्स हमें करने हैं। तो 14 चैप्टर्स इस गैप के बीच में नहीं हो पाएंगे। इससे बेटर ये रहेगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको सेक्शन ए मिलता है प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन ए और बी, और अगर हुआ तो सेक्शन सी कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो सेक्शन सी हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये वीडियो देखिए पूरा और इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 48 प्रिंटेड पेजेस मिलेंगे। काफ़ी लेंथी पेपर होने वाला है। आई थिंक पूरे 51 क्वेश्चंस कुछ इसमें होते हैं। रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कोड नंबर वगैरह है, सेट है। ठीक है, डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन जो आप सभी को पता होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हैं। अच्छा, इस पेपर में पूरे आपको न्यू सिलेबस भी मिलेगा और ओल्ड सिलेबस भी मिलेगा। आपको ना न्यू सिलेबस करना है, न्यू सिलेबस वाला क्वेश्चन पेपर करना है, पुराने वाला आपको नहीं करना है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। एज आई सेड दैट कि यहाँ पर 51 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 3 घंटे का ये पूरा पेपर होने वाला है। 100 नंबर का पेपर होगा, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, एंड द जनरल इंस्ट्रक्शन दैट आई से इन एवरी वीडियो। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे 2:15 पे आपको पेपर मिल जाता है टू रीड द क्वेश्चन पेपर, और 2:30 तक आपके पास 15 मिनट्स होते हैं इसको रीड करने के लिए। उस पीरियड में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है, ताकि आप आंसर बुक पर जैसे ही मिले आपको आंसर बुक, आप आराम से अपने क्वेश्चन के आंसर लिख सकें। यहाँ पर आपको 1 से लेके 20 तक MCQs मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पेपर काफ़ी हार्ड आता था, और इस वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान होते थे बिजनेस स्टडीज़ को लेके। खासकर सेक्शन ए में आपको अब MCQs वगैरह दिए गए हैं, तो आपको बहुत ईजी हो जाते हैं सारी चीज़ें। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 नंबर का है, द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। यानी कि स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में बढ़ती हुई जागरूकता से देश में स्वास्थ्य देखभाल की वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उसकी मांग में वृद्धि हुई है। अब आपको बताना है कि कौन सा हमें इसमें व्यावसायिक पर्यावरण की कौन सी विशेषता की चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, ऑप्शन है गतिशील, अनिश्चितता, जटिल, या फिर अंतः संबंध। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, स्वास्थ्य देखभाल यानी कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हैं, उससे अगर जागरूकता बढ़ रही है, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल की वस्तुएं और सेवाएं जो हैं उसकी मांग भी बढ़ रही है। तो अगर आप इसको देखोगे तो एक अंतः संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब स्वास्थ्य देखभाल की जागरूकता का संबंध जो है वो उनकी वस्तुओं की और सेवाओं की मांग में वृद्धि होने से संबंधित है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, इंटर रिलेटेडनेस, अंतः संबंध। क्या यहाँ पर कोई गतिशीलता दिख रही है, डायनामिक फीचर दिख रहा है? नहीं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी कोई फीचर नहीं है, कुछ ऐसी जटिल बात नहीं की गई है, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता की बात भी नहीं की गई है। एक संबंध बताया गया है कि एक चीज की जागरूकता हुई। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल की जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनकी मांग में वृद्धि हुई। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, बहुत इजी है। WTO की फुल फॉर्म पूछी गई है, सभी को पता होगी। जिसे नहीं पता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन मत लगा देना, ट्रैवलर्स नहीं, टूर भी नहीं। ठीक है, इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मुझे कमेंट में बताओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से आपको जो ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इसमें संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, परामर्श देना, अभिप्रेरित करना और नेतृत्व करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेसिकली? तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है, यानी अगर हम
एक संगठन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर हम चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे तरीके से काम करें, तो हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब हम उन्हें निर्देश देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, ठीक है, उनकी काउंसलिंग भी करेंगे, परामर्श देंगे, ठीक है, मोटिवेट करेंगे उन्हें, और उन लोगों को हम आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व भी उनका करेंगे। तो इस चीज को हम निर्देशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग या संगठन किसे कहते हैं? जब हम एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखते हैं कि किस तरीके से हम सभी लोगों को संगठित रख सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ें कैसे रखनी है। प्लानिंग का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है, आगे क्या क्या हमें, आप सभी को पता है प्लानिंग क्या होती है। अभी जैसे आपका पेपर है, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो उससे पहले आप प्लान करोगे कि मुझे ये वाला जो चैप्टर है वो पहले पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है, ये बहुत कम इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो प्लानिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग होती है। उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को रखना, ठीक है, उनको एक स्टाफ बनाना। चलिए समझ आ गया होगा। फिलहाल इसका आंसर था डी। अब इसी में और में दिया हुआ है, या तो आप ये करेंगे या फिर आप ये करेंगे, ठीक है। डैश इज कंसर्न विद गेटिंग यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, सॉरी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा संतुष्ट और संतोषप्रद कार्यबल को प्राप्त करने, इनका उपयोग करने एवं उन्हें बनाए रखने से संबंधित है, ठीक है। मतलब आपसे ये पूछा गया है, देखो वर्कफोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज, ठीक है। वर्कफोर्स का मतलब आप समझो वो लोग जो काम करने वाले हैं। अब उनको गेटिंग यानी उनको प्राप्त करना, उनका उपयोग करना, ठीक है, और उनको मेंटेन करके रखना ताकि हमें एक सेटिस्फैक्ट्री और एक अच्छी सेटिस्फाइड वर्कफोर्स मिले, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्टाफिंग, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, इसे हम कहते हैं स्टाफिंग। मैंने ऊपर भी आपको बताया था स्टाफिंग का मतलब होता है किस तरीके से हम अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोगों को लगा सकते हैं, ठीक है, उसी को स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफ को बना के रखना बेसिकली, नियुक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट यूज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड। इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट या प्रपत्र है जो हम बाह्य व्यापार में उपयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, परचेज ऑर्डर या फिर बिल ऑफ लेडिंग। यानी इंडेंट, साख क्रय आदेश या मांग ड्राफ्ट। तो इसका आंसर है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर साख पत्र जो होता है वो हम बाह्य व्यापार में नहीं लाते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली ये एक तरीके का लेटर होता है जिसमें हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितने भी हमने क्रेडिट्स लिए हैं उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और the letter issued by the importer's bank in favor of the exporter which enables the exporter to get immediate payment is called। देखो वो लेटर जो कि इम्पोर्टर के बैंक से निकलता है, मतलब वो लेटर जो इम्पोर्टर के बैंक से निकाल कर दिया जाता है इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर है उसके फेवर में, जो एक्सपोर्टर को ये मतलब एक फीचर देता है कि वो अपनी इमीडिएट पेमेंट निकलवा सकता है। मतलब जैसे मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, मैं इम्पोर्टर हूँ और मेरा कोई एक्सपोर्टर है जो मुझसे इमीडिएट पेमेंट चाहता है, तो मैं यहाँ पर एक लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, साख पत्र कहते हैं, वो मैं उसको जारी करके दूंगी और उससे जो निर्यातक होगा, जो एक्सपोर्टर होगा, वो बैंक में जाकर उससे इमीडिएट पेमेंट मेरे नाम से निकलवा सकता है, ठीक है, इसी को हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू द प्राइमरी मार्केट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। एक कंपनी जो है वो प्राथमिक बाजार के माध्यम से इनमें से कौन सी पूंजी एकत्रित कर सकती है। तो क्या वो इक्विटी शेयर्स या जिसे समतांश कहते हैं, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो एक कंपनी होती है ना वो कैपिटल रेज कर सकती है इक्विटी शेयर्स के द्वारा भी, डिबेंचर्स के द्वारा भी, प्रेफरेंस शेयर्स के द्वारा भी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द चॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि एक संगठन का पूंजी ढांचा
कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उनमें से किसके चयन को उल्लेखित करता है, ठीक है। कौन सी ऐसी चॉइस है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ढांचे को दिखाती है? डिविडेंड एंड वेल्थ, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, डेट एंड इक्विटी, या फिर फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो इसका आंसर है बी, डेट एंड इक्विटी। मतलब हमने कितना ऋण लिया है और हमारे पास कितनी क्षमता है, वो सारी चीजें हमें जो एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो दिखाती है, ठीक है। बेसिकली हमारे ऊपर कितनी लाइबिलिटी है, कितनी हमारे पास असेट्स हैं, उन सभी को जो है कैपिटल स्ट्रक्चर से तोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में, जो एक निजी कंपनी होती है, उसमें कितने सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कितने सदस्य उसमें ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 50, ठीक है। अगर हम बात करें तो निजी कंपनी में कम से कम कितने, मतलब मिनिमम नंबर कितना होता है प्राइवेट कंपनी में? तो 2 होता है, मतलब 2 लोग मिलकर ही एक प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, एक अकेला मेंबर बिल्कुल नहीं बना सकता, ठीक है। और लास्ट 50 मेंबर्स उसमें होने चाहिए। पब्लिक कंपनी की बात करें, ये गवर्नमेंट के द्वारा खोली जाती है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होने चाहिए टू स्टेबलाइज अ पब्लिक कंपनी, यानी 7 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू स्टेबलाइज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Sanjay has decided to earn a profit of 30% in the current financial year. Identify the type of plan being described in the above lines. यानी कि संजय ने चालू वित्तीय वर्ष में, जो एक अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें वो चाहता है कि वो 30% लाभ अर्जित कर सके, ठीक है। मतलब वो चाहता है कि इस ईयर में, बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर आप सभी को पता है कौन सा होता है? अच्छा मुझे बताओ कमेंट में, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताओगे। 30% लाभ अर्जित करने का उसने निर्णय लिया है, ठीक है। तो इस प्लान को हम, इस योजना के प्रकार को बताना है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव प्लान है, मतलब एक उद्देश्य है उसका, है ना। उसने एक उद्देश्य ही तो बनाया है कि मुझे 30% लाभ इसमें इस साल में चाहिए चाहिए। क्या एक विधि होगी? नहीं, एक मेथड नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, एक रणनीति नहीं है, एक कार्यक्रम भी नहीं है, तो ये एक उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा कथन नियोजन के महत्व से संबंधित नहीं है? यानी आपको बताना है कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसके कई सारे इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कि आप अगर पढ़ना चाहते हो, अपना पेपर देना चाहते हो, तो उस समय पे आप प्लान करते हो कि मैं ये चीज़ें करूँगा। जैसे मैं पहले अपने इन चैप्टर्स को करूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, और वो चैप्टर मैं बाद में पढ़ लूँगा जो मुझे आते भी हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें, इस प्लानिंग से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? तुम अपना एग्ज़ाम तो एक तो अच्छे तरीके से कम समय पे प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारे फ़ायदे हैं। तो इसी तरीके से एक कंपनी के लिए भी प्लानिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फ़ायदा कंपनी के लिए नहीं होता है प्लानिंग से। क्या ये रिड्यूस करता है रिस्क या अनसर्टेनिटी को? ये जोखिम और अनिश्चितता को कम करता है, तो ये एक फायदा होता है। इट लीड्स टू एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, कि ये प्रचालन को कार्य कुशलता की ओर ले जाता है। ये निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करता है, मतलब डिसीजन मेकिंग में भी बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करता है। या ये डिले करता है एक्शंस में, क्या ये कार्यों में देरी करेगा? अगर हम प्लान कर रहे हैं किसी चीज को, तो क्या उससे हम जो काम करेंगे उसमें डिले होगा? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्योंकि ये तो काम में देरी को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 जुलाई को, 15 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की स्थापना की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के स्टेप्स आपको लिखने हैं, चरण आपको सही क्रम में लिखने हैं बेसिकली। तो यहाँ पर चरण दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है प्रमोशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, या फिर ऑन इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो सबसे पहला काम इसमें जो होता है वो होता है आपका
क्या होगा, प्रमोशन होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रमोशन होगा, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। प्रमोशन कैसे होगा, अगर आप कोई भी कंपनी खोलना चाहते हो तो उसका आप प्रमोशन करोगे कि हम ये कंपनी खोलना चाहते हैं XYZ करके। अगर किसी को भी इसमें अपने शेयर लगाने हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल लगानी है, तो आप लोग आ सकते हो, ये प्रमोशन होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, इनकॉर्पोरेशन करोगे। इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, हिंदी में भी देख लो, निगमन अवस्था। मतलब इसमें ये होगा कि आप कोई लैंड वगैरह देखोगे, ठीक है, फिर इनकॉर्पोरेट करोगे वहाँ पर। उसके बाद आपकी आती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, यानी कि एक व्यावसायिक चरण की शुरुआत की अवस्था। उसमें आप क्या करते हो, एक बिजनेस स्टेज चलाते हो, उसमें तुम सारे के सारे जितने भी लोग हैं तुम्हारे, उसमें कैपिटल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो उस बिजनेस को आप स्टेबलाइज करोगे। उसके बाद लास्ट स्टेज आपकी होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, यानी कि इस अवस्था में आपको पूंजी अभिदान, मतलब जितने भी लोग आपको उस बिजनेस में हेल्प करना चाहते हो तो उनको आप सब्सक्रिप्शन देते हो। ठीक है, सो इस हिसाब से आपका पहले आपका आएगा फर्स्ट, ठीक है, फिर फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। इनमें से कौन सा ऐसा प्लान है, कौन सी ऐसी योजना है जिसको हम वित्तीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वित्तीय रूप का मतलब है फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है, मतलब इतना इतना खर्चा हुआ, इतना इतना सब कुछ, मतलब वो, ठीक है, मनी के फॉर्म में कर सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, नहीं। पॉलिसी, नीति भी नहीं हम मनी के उसमें कर सकते। रूल्स को भी नहीं कर सकते, रूल्स तो सिर्फ ऐसे लिखते हैं ना, उससे कोई फायदा थोड़ी ना, हमें मनी को भी कोई फायदा नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा बजट। अगर हम बजट बनाते हैं तो उससे हमें फाइनेंशियल टर्म्स में फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड, यानी कि जो समता अंशधारी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो कंपनी के स्वामी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ना आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, फर्स्ट है आपका असर्शन एंड सेकंड है रीजन। तो आपको बताना है क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है, क्या दोनों सही है या दोनों ही गलत है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है B2C। B2C आपको पता होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये होता है जिसमें बिजनेस जो है वो सीधा कंज्यूमर के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। ठीक है, और मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। ये क्या करता है, एक बिजनेस फर्म को टू बी इन टच विद इट्स कस्टमर्स अराउंड द क्लॉक, यानी कि 24 घंटे वो B2C जो है वो एक तरीके से बिजनेस फर्म के लिए कस्टमर्स के टच में रहना वो 24 घंटे के लिए इनेबल कर देता है। ठीक है, मतलब वो 24 घंटे एक दूसरे के साथ टच में रह सकते हैं। सो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, जो B2C होता है ना वो व्यावसायिक फर्म को रात दिन अपने ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने में सक्षम बनाता है। और नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एज इन B2C, जैसा कि आपको पता है B2C में देयर आर बिजनेस फॉर्म्स एट वन एंड एंड इट्स कस्टमर्स एट दी ऑन दी अदर एंड, यानी कि एक तरफ तो आपका बिजनेस होता है और एक तरफ आपका कस्टमर होता है। सीधा प्रोडक्ट कस्टमर के पास आता है, गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, और बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होते हैं। सो इसी को हम B2C बिजनेस कहते हैं। तो ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड सॉरी ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये भी नहीं होगा, ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, मतलब ये जो है ये सही एक्सप्लेनेशन देता है ए की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और में दिया हुआ, अगर आपको ऊपर ना समझ आए तो आप ये वाला करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि इनमें से कौन सा या कौन सी ई कॉमर्स की सीमा नहीं है। ठीक है, लिमिटेशन का मतलब होता है एक तरीके से एक सीमा खींच देना कि तुम यहाँ तक वो चीज कर सकते हो। लैक ऑफ एडिकेट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, की पर्याप्त इंटरनेट ढांचे की कमी, तो ये तो है एक ई कॉमर्स की समस्या। शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन टाइम, ये एक समस्या नहीं होगी। लेन देन के समय में कमी, जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी आप शॉर्ट टर्म लेन देन को है ना बहुत जल्दी समय में कर सकते हो, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन टाइम देता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था कौन सा नहीं है लिमिटेशन, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये तो एक उसका फायदा हो जाता है।
नेक्स्ट है 12th, शॉर्ट टर्म एंड टेम्पररी इंसेंटिव्स टू परचेज और इंड्यूस ट्रायल्स ऑफ न्यू गुड्स रेफर्स टू, यानी कि नई वस्तुओं की खरीद या परीक्षण प्रेरित करने हेतु लघुकालिक या अस्थायी प्रोत्साहन का संबंध क्या होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में या टेम्पररी इंसेंटिव्स जो है उनको खरीदना चाहते हो या उनको मतलब इंड्यूस करना चाहते हो नए गुड्स को, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप कहते हो सेल्स प्रमोशन। ठीक है, विक्रय प्रवर्तन, विक्रय प्रवर्तन में आप नई वस्तुओं की खरीद कर सकते हो और परीक्षण प्रेरित करने के लिए आप लघुकालिक या अस्थायी प्रोत्साहन का को दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी विच वाज अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी संगठन द्वारा पहले निष्पादित की जाने वाली कुछ क्रियाओं को तृतीय पक्ष को ठेके पर दिए जाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखो इसका आंसर हो जाएगा बीपीओ। बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक इस तरीके की एक्टिविटी होती है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एक थर्ड पार्टी के साथ, जिसमें वो कई सारे मतलब परफॉर्म करती हैं कई सारे काम। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसी को हम बीपीओ कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसी में और में दिया हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिस्क, इसमें से कौन सा व्यावसायिक जोखिम की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो जोखिम उठाने का परितोषिक हानि है, लॉस इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, कि लॉस जो होता है ना वो रिवॉर्ड होता है रिस्क बेयरिंग करने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होता है रिवॉर्ड। अगर आप कोई भी रिस्क ले रहे हो तो उसमें आप अगर चाहते हो कि आपको एक रिवॉर्ड मिले, आप जोखिम उठा रहे हो तो आपको हानि मिले, वो एक पारितोषिक होगा, या आपको लाभ मिल रहा है वो एक पारितोषिक होगा। तो रिवॉर्ड हमेशा ही प्रॉफिट होता है। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है रिस्क उठाने से तो वो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर लॉस मिल रहा है तो ये बेहतर नहीं होगा, इसीलिए एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है बिजनेस रिस्क के लिए। बिजनेस रिस्क यानी कई सारे बिजनेस होते हैं उसमें कई सारे रिस्क लिए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NSIC, ये कौन से ईयर में सेटअप हुई थी, कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई थी, तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स, इनमें से कौन सा जो कार्य होता है या कौन सा ऐसा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, प्रबंध का, जो त्रुटियों को कम करने में सहायक होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि त्रुटियां यानी मिस्टेक्स, ठीक है, मिस्टेक्स अगर हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको कम करने के लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन होगा, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग या कंट्रोलिंग, तो आपको बताना है इनमें से कोई एक। तो इसका आंसर है कंट्रोलिंग। ठीक है, अगर नियंत्रण हो रहा है ना एक बिजनेस में तो वो क्या मदद करता है मिनिमाइज करने में किसी भी एरर को। ठीक है, कंट्रोल ही नहीं है तो सभी लोग गलतियां ही करेंगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स among job positions is defined in which of the following functions of management, इनमें से कौन सा ऐसा प्रबंध का फीचर है या कार्य है जिसमें कि काम की स्थिति के अनुसार अधिकार और कर्तव्य के संबंध को परिभाषित किया गया है। मतलब इसमें ऐसा कौन सा मतलब बताना है कौन सा ऐसा प्रबंध का कार्य होता है जिसमें कि ये बताया जाता है कि काम की क्या स्थिति है, जॉब पोजीशन क्या है और उसके साथ साथ उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य का क्या संबंध है, ये कौन सा उसमें जो है परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन जो होता है ना उसमें हमें बताया जाता है कि स्थिति के अनुसार अधिकार और कर्तव्य का क्या संबंध है। नेक्स्ट है इन गवर्नमेंट कंपनी द शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेड अप कैपिटल मस्ट बी एटलीस्ट, यानी एक सरकारी कंपनी है, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें एक जो पूंजी होती है, ठीक है, कैपिटल जो लगाई जाती है उसमें केंद्र सरकार का क्या भाग होता है, न्यूनतम भाग क्या होता है, तो इसका आंसर है सी, 51%। ठीक है, बाकी अगर जो पब्लिक कंपनी में आपको पता है बाकी सारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने शेयर्स लगाते हैं तो उसका परसेंटेज होता है 49%, लेकिन अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर 51% उसका परसेंटेज होना चाहिए, तभी वो एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू कन्वर्ट एन एसेट टू कैश इज कॉल्ड, इनमें से आपको बताना है कि फर्म के द्वारा अपनी परिसंपत्तियों को नकद में परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है। मतलब एक फर्म है, ठीक है, एक कंपनी है, वो अपनी जितनी भी एसेट है उसको कैश में बदलना चाहते हैं, ठीक है, और उस क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विडिटी, ए लिक्विडिटी, तरलता। यानी वो मतलब एक फर्म जो है, एसेट आपको पता होगा क्या होती है, लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब होता है जो एक कंपनी के पास फिलहाल में वो चीजें हैं जो उसकी खुद की हैं, ठीक है। लायबिलिटी यानी उसके ऊपर उधार, उधार। एसेट यानी संपत्ति भी आप बोल सकते हो, एक कंपनी की संपत्ति, जैसे कि उसकी मशीनरी, उसकी प्लांट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बात करें तो एक फर्म के पास एक मतलब एबिलिटी होती है कि वो अपने एसेट को किसी भी तरीके से रेडी कैश में बदल सकते हैं, ठीक है, और इस चीज को हम कहते हैं लिक्विडिटी। अब ये जो है रेडी कैश, ये तब माना जाएगा जब उसका मार्केट प्राइस, उस कंपनी का या उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस जो है वो चेंज ना हो। नेक्स्ट इसी में और में दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़, आउट ऑफ दिस द कंपनी डिसाइडेड टू रिटेन 10 करोड़ फॉर बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, हिज डिसीजन रिलेट्स टू। अब आपको बताना है, एक कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड, अब उसने अपना 15 करोड़ के अर्जित लाभ में से 10 करोड़ का जो लाभ है वो व्यवसाय को, मतलब उसको 15 करोड़ का टोटल लाभ हुआ, ठीक है। 10 करोड़ का जो लाभ है वो मतलब उस जो भी वो व्यवसाय चला रहा है, जो भी बिजनेस चला रहा है, उसको वो बढ़ाना चाहता है, उसमें लगा रहा है और उसकी ग्रोथ में लगा रहा है, ठीक है। तो इस डिसीजन को हम क्या कहते हैं, क्या इसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहेंगे, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, या फिर फाइनेंसिंग, या फिर डिविडेंड। तो इसका आंसर है डी, डिविडेंड डिसीजन। इसे हम लाभांश निर्णय, जो हमारा लाभ हमें मिला है उसके अंश को हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसके अंश को, मतलब उसका एक पार्ट को हम लगा रहे हैं, क्योंकि 5 करोड़ उसके पास बच जाएंगे, ठीक है, और वो लगा कितना रहा है, 10 करोड़ लगा रहा है, तो लाभ का एक अंश लगा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, इनमें से कौन सा विभागीय भंडार की विशेषता नहीं है। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपको पता होगा जो बड़ी बड़ी शहर है उनमें तो होते ही हैं, अब तो गाँव कस्बों में भी खुलने लग गए हैं। ये ना, ये है कि ऐसे स्टोर होते हैं जो 24/7 खुले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कई सारे मतलब वैरायटी के प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें काम कर रहे होते हैं, मतलब जैसे साबुन बेच रहे हैं तो सिर्फ साबुन ही मिलेंगी, ठीक है, कपड़े बेच रहे हैं तो कपड़े ही मिलेंगे, इसमें सभी तरीके के हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और ये एक सेंटर पे या एक सेंट्रल प्लेस पे लोकेटेड होते हैं। अब आपको बताना है कौन सा फीचर नहीं है। देखो 24/7 शॉपिंग हो जाएगी, ये एक फीचर है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी एक फीचर है। लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस, यानी केंद्रीय स्थान पर भी स्थित होते हैं, तो ये भी एक फीचर है इसका। लार्ज साइज होता है, ठीक है, बड़ा आकार होना, ये इसका एक फीचर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लार्ज साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फुल फॉर्म ऑफ एनएसई, आपको बताना है एनएसई की क्या फुल फॉर्म होती है। तो एनएसई की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक नंबर का था। द किंग ऑफ द मार्केट, किंग कौन होता है मार्केट का, बाजार का राजा, बाजार का राजा होगा हमारा कस्टमर, ठीक है, या फिर कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर चीज़ों को खरीदेगा ही नहीं तो प्रोड्यूसर क्या कर लेगा, प्रोड्यूस करके उसको प्रोडक्ट को, रिटेल करके रिटेलर क्या कर लेगा, होलसेल करके होलसेलर क्या कर लेगा। अगर खरीदने वाला ही उसको नहीं खरीद रहा है तो वो सारे ये जो बाकी लोग हैं जो बिजनेस चला रहे हैं वो कर ही क्या लेंगे, है ना। तो इसलिए कंज्यूमर है राजा मार्केट का। नेक्स्ट है पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। अब आपको बताना है वस्तुओं और सेवाओं के प्रस्तुतिकरण व प्रवर्तन के लिए अवैयक्तिक प्रस्तुति जिसके लिए भुगतान किया गया है क्या कहलाता है। मतलब नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन अगर की जाए, पेड फॉर्म है, ठीक है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की हम एक पेड फॉर्म में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोगों के द्वारा उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग, यानी विज्ञापन। विज्ञापन आपको पता है एड्स जो आपके आते हैं, यूट्यूब पर भी आती हैं कई सारी एड्स, तो ये पेड होती हैं, ठीक है, जो भी लोग इनको चलवा रहे हैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के द्वारा, वो उस एडवर्टाइजिंग कंपनी को पैसे देते हैं, ठीक है, जो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती हैं, हाँ, और उससे उस गुड्स या सर्विसेज का प्रमोशन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है 21 से लेके 35 तक, आपको जो है क्वेश्चन नंबर्स ये सेक्शन बी के अंडर आते हैं। अब इसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स मिलेंगे, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का है, 2 नंबर का क्वेश्चन। डैश रेफर्स टू द ऑफिशियल पावर्स एंड पोजीशंस रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टास्क, यानी कि इस किसका संबंध किसी कार्य को करने के लिए प्रदान की गई आधिकारिक शक्ति या स्थिति से है, तो इसका आंसर हो जाएगा अथॉरिटी। अथॉरिटी अगर दी जाती है, अथॉरिटी का मतलब एक अधिकार भी होता है, अधिकार का संबंध होता है कि एक अथॉरिटी दे दी गई है किसी भी ऑफिशियल पावर या पोजीशन को जो एक टास्क को करने के लिए जरूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक कंपनी में अभी मतलब सपोज करिए कोई एक्स करके एक इंसान है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और उस कंपनी का नाम आप एबीसी लगा लो, और उस कंपनी का उसको मैनेजर बना दिया गया है, मैनेजर बना दिया गया है। अगर उस मैनेजर एक्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, अधिकार या प्राधिकार नहीं है, तो क्या वो सभी काम लोगों से करवा पाएगा? नहीं। अगर वो काम ही नहीं करवा पाएगा तो उसका मैनेजर होने का क्या फायदा? तो इसीलिए अथॉरिटी दी जाती है, ऑफिशियल पावर दी जाती है, पोजीशन दी जाती है, ताकि वो एक टास्क जो है लोगों से करवा सके या कर सके, तो प्राधिकार होता है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू whom रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर ग्रांटेड, यानी डैश का संबंध अधीनस्थों के दायित्व से है जिन्हें कर्तव्य एवं अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। इसका मतलब ये है बेसिकली यहाँ पर एक दायित्व दिया गया है कि तुम्हें ये कर्तव्य करने हैं और तुम्हें ये अधिकार दिया गया है। एक मैनेजर के पास अगर एक अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मन से किसी भी स्टाफ को निकाल देगा, उसके ऊपर एक उत्तरदायित्व है, उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी है, मतलब उसे बताना पड़ेगा कि अगर मैंने इस इंसान को निकाला है काम से या फिर इसको मैंने रस्टिकेट किया है तो क्यों किया है, तो वो एक ऑब्लिगेशन होती है उसके ऊपर, ठीक है, काम को करवाने की या करने की। और में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, यानी कि किसका संबंध अधीनस्थों को कार्य के एक भाग या जिम्मेदारी व अधिकार को सौंपने की प्रक्रिया से है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेलीगेशन, ठीक है, डेलीगेशन। डेलीगेशन का संबंध होता है कि अगर कोई भी काम किसी एक कार्य का एक भाग या जिम्मेदारी या अधिकार किसी को सौंपा जा रहा है तो वो उसका संबंध डेलीगेशन से होता है, मतलब वो अधीनस्थ है किसी के, ठीक है। हिंदी में अगर आप देखो तो प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेफर्स टू डैश रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, किसका संबंध प्रबंध के सभी स्तरों पर व्यवस्थित रूप से अधिकार अंतरण के प्रयत्नों से है, मतलब सभी स्तरों पर व्यवस्थित रूप से अधिकार जो है वो लोगों को दिए जाए, मैनेजमेंट अच्छे से हो, तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अगर हिंदी में आप इसकी बात करोगे तो हिंदी में इसका मतलब होता है विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22। अब आपको करना है मैच, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको इसमें। अब ओके देखो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आपको बताना है इनमें से इसका क्या आंसर होगा। आपको नीचे कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, सो यहाँ पर देखो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कॉलम 2 में आपको कुछ ये स्टेटमेंट्स है वो पढ़नी है। हैव अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ प्री डिसाइडेड रेट टू इक्विटी शेयर्स, शेयर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिफंडेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन व्हिच द डिविडेंड इज नॉट एक्यूमुलेटेड इफ इट्स नॉट पेड। सो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है आपका बी, ठीक है, बी। ए का सेकेंड होगा, बी का फोर्थ होगा, देखो ए का सेकेंड, ठीक है, बी का फोर्थ, अभी हम इसका मतलब भी समझेंगे, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड, ओके थर्ड नहीं लगाया ना, यहाँ पर लगेगा थर्ड,
देखो इनका मतलब, देखो बी का, वेट अ मिनट, फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ऐसे शेयर्स जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम आपको दिया गया है, उनके दौरान आप जो है उन शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स को, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसपे डिविडेंड जो होता है वो अक्यूमुलेटेड होता है, अगर पे नहीं किया गया है, अगर पेड नहीं है डिविडेंड तो वो अक्यूमुलेट हो सकता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब होता है हैव अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब इनके पास ना जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इन जो मतलब इसके शेयर होल्डर हैं इनके पास एक अधिकार होता है टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि वो प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं डिविडेंड की पेमेंट के बाद एक प्री डिसाइडेड रेट पे, ठीक है, इक्विटी शेयर्स के प्री डिसाइडेड रेट पे। इरिडीमेबल आपको पता चल रहा है जो रिडीम ना हो सके, जो अमाउंट व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिफंडेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब उन्हें रिडीम नहीं किया जा सकता जब कंपनी लिक्विडेशन का मतलब होता है एक कंपनी जब बर्खास्त होगी या एक कंपनी जब बिल्कुल बंद हो जाएगी तभी इन शेयर्स को रिफंडेबल या रिफंड किया जा सकता है, उससे पहले ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वही सेम चीज हिंदी में भी दी हुई है। 23rd फिल इन द ब्लैंक्स है द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल ऑन डिमांड एंड इट्स मैच्योरिटी पीरियड वेरीज बिटवीन 1 डे टू अ फोर्टनाइट इज, यानी कि मुद्रा बाजार का प्रलेख जिसका पुनर्भुगतान मांग पर देय है, इसकी परिपक्वता अवधि 1 दिन से 2 सप्ताह तक है, तो इसको हम कहते हैं कॉल मनी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पेबल होता है ऑन डिमांड पे, मतलब अगर मांग की जा रही है इसकी तभी ये पेबल होता है, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 दिन से एक फोर्टनाइट यानी कि 2 सप्ताह तक होता है, ठीक है, 14 डेज तक। नेक्स्ट है अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर इज, यानी कि एक अल्पकालिक प्रलेख जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्मित किए जाते हैं और जो एक दूसरे के पक्ष से दूसरे पक्ष को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरणीय होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th। अब अच्छा सॉरी, इससे पहले और में दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, आपको बताना है कैपिटल मार्केट मे बी डिफाइंड एज अ मार्केट डीलिंग इन शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। तो क्या कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है, पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर लघुकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म या मीडियम मध्यम कालिक कोषों का लेन देन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कैपिटल मार्केट एक लॉन्ग टर्म में काम करने वाली मार्केट होती है, ना कि शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट मे बी डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज फैसिलिटेटेड। वित्तीय बाजार, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जहां पर निवेशक और ऋणी के मध्य मतलब उनके बीच में लेन देन के ऐसे तंत्र के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है जो वित्तीय कोषों के हस्तांतरण में सुविधा प्रदान करता है। तो इसका आंसर है ट्रू, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इसी को कहते हैं। 24th गिव वन वर्ड वाला है, आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी, उनमें से आपको वन वर्ड बताना है इनका। इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका मतलब होता है कि संगठन के लिए मानव शक्ति आवश्यकता का अनुमान लगाना निहित है। मतलब अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में मानव शक्ति एक जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है उसको ला रहे हैं, मैन पावर हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको वर्क फोर्स देखने को मिलेगा। वर्क फोर्स या मैन पावर ये आपके कीवर्ड है, ठीक है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट करनी है तो इसको हम स्टाफिंग कहते हैं, ठीक है, इसको हम
स्टाफिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ जॉब, यानी कार्य संबंधी सभी पहलुओं के लिए व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। अ जॉब एनालिसिस यानी कि जो भी हमें कार्य करना है, जो भी हमें जॉब करनी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी पहलू हैं उन सभी को सिस्टमैटिक तरीके से समझना, उसको जॉब एनालिसिस कहते हैं। इसी में और में दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, वन वर्ड में बताना है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग सूटेबल एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हमें सूटेबल एप्लीकेंट्स को अपनी तरफ, मतलब अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ अट्रैक्ट करना है और उनको फाइंड करना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट हिंदी में भर्ती प्रोसेस। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी एक संगठन में रोजगार के लिए सभी आवेदक जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको ढूंढ रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो उसे हम भर्ती कहते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन फ्रॉम अमंग्स द लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट। अब आपने भर्ती तो कर ली, लेकिन अब इन सभी भर्तियों में से आप ऐसा तो नहीं सभी को ले लोगे। 10,000 लोग आपके पास आए हुए हैं कंपनी में काम करने के लिए, तो आप 10,000 तो नहीं लोगे। जहां आपको 5,000 की जरूरत है तो आप 5,000 ही बंदों को लोगे ना। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी लिस्ट में से सबसे सूटेबल और सबसे बढ़िया इंसान को चूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, या चयन प्रक्रिया। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। डैश रेफर्स टू बाइंग गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स एंड सेलिंग द सेम टू द फाइनल कंज्यूमर्स, यानी कि अगर हम इसका संबंध निर्माताओं अथवा थोक विक्रेताओं से वस्तुओं का क्रय कर उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं को विक्रय करने से है। मतलब हम बाय कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं गुड्स को मैन्युफैक्चरर्स से या होलसेलर्स से, और फिर उसी गुड्स को एक होलसेलर से या एक मैन्युफैक्चरर से हमने कोई गुड्स खरीदा। ठीक है, एक मिनट, हमने एक मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदा, ठीक है, कंपनी से गुड खरीदा या जहाँ वो फैक्ट्री में बन रहा था वहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वही गुड्स परचेज करके वही गुड्स फिर हमने सेल कर दिया टू द कंज्यूमर्स। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आप कहते हैं रिटेल ट्रेड। ठीक है, रिटेल ट्रेड प्रोसेस। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स फॉर सेल टू अदर ट्रेडर्स। अब आपसे बोला गया है, ये तो क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरर से खरीद के कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। ये क्या कर रहा है यहाँ पर कि गुड्स खरीद रहा है बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में, ठीक है, टन्स में गुड्स खरीद रहा है, और उसके बाद प्रोड्यूसर्स जो हैं और मैन्युफैक्चरर्स से गुड्स खरीद के ट्रेडर्स व्यापारियों तक पहुंचाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं होलसेल व्यापार या होलसेल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड वाला क्वेश्चन है। द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कनेक्टिंग रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी, यानी भारत सरकार के द्वारा एक आरंभ किया गया अभियान आपको बताना है, जिसमें क्या हुआ था? ग्रामीण क्षेत्रों को तेज गति से इंटरनेट कनेक्टिविटी व उन्नत डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा रहा था। तो आपको पता है इसको हम कहते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है, ए वाले का आंसर है। अब इसी में सेकंड में पूछा गया है द प्रोग्राम दैट एम्स एट यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग इंडियन टैलेंट बेस, क्रिएटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एम्पावरिंग सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स, यानी कि वो कार्यक्रम जिसका उद्देश्य था उपलब्ध भारतीय प्रतिमा आधार का उपयोग करके अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों को सशक्त बनाना। तो आपको एक प्रोग्राम पता होगा, मेक इन इंडिया मिशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जितने भी लोग जो छोटे छोटे व्यापार कर रहे थे उनको लेके आना, ठीक है, और मेक इन इंडिया मिशन चलाना, जिसमें कि चाइना वाले जो प्रोडक्ट्स थे उनको बैन करना और वो सारी चीजें थी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव वन वर्ड बताना है आपको। सिंप्लीफाइड पॉलिसीज टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। ठीक है, विदेशी पूंजी व तकनीक को भारत में आकर्षित करने के लिए सरलीकृत नीतियां किसके अंदर आती हैं? तो ये आती हैं लिबरलाइजेशन।
ग्लोबलाइजेशन के अंडर, आपके बुक में भी दिया हुआ है तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। उदारवाद, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित या मिलाना, तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और हिंदी में आप इसको कहते हैं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण व्यवस्था। ओके, 27th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको ना कुछ नीचे दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल के मेजर कंपोनेंट्स इन दोनों हिंट आपको दिए हुए हैं, इससे आपको पता लगाना है। सप्लाईज टेम्पररी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी आपूर्ति अस्थायी व लघुकालिक निवेश जो होता है वो क्या होता है, वो एक कंपनी के लिए असेट्स होता है। ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू, पेरोल टैक्सेस विदहोल्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो इसको हम लायबिलिटीज कहते हैं, इसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। यानी ग्राहक जमा तथा अस्थगित आगम कर्मचारियों के रोके हुए पेरोल टैक्स, इसको हम लायबिलिटी कहते हैं। मतलब ऐसे चीज़ें जो कंपनी के ऊपर उधार हैं बेसिकली। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता हो तो आप आराम से इसको ढूंढ सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल को निकालने का तरीका होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी जितनी भी हमारे पास अभी फिलहाल में असेट है और उसमें से लेस कर देना है लायबिलिटीज को, तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाता है। इसी में और में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीवरेज, यानी कि लीवरेज के प्रकार को आपको पहचानना है। दिस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस फर्म, यानी कि इसका संबंध जो है व्यवसायिक फर्म के पूंजी ढांचे में ऋण की राशि से होता है। तो आपको इसका आंसर बेसिकली यहाँ पर बताना है। सो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज मतलब वो अमाउंट जो डेट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस फर्म। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल लीवरेज का यूज ऑफ डेट इन अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हम डेट को यूज कर रहे हैं कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में तो इसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। ये एम्पलीफाई करता है बोथ पोटेंशियल रिटर्न्स को और रिस्क को, बिकॉज द फर्म इज यूजिंग बोरोड फंड्स टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि वो उन आधारों को लगा रही है जो उसने बोरो किए हैं, जो उसने फंड्स लिए हैं, ठीक है, और फाइनेंस लिए हैं अपने ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो इसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर आप देखोगे तो वित्तीय लीवरेज इट इज द रेशियो ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट टू वेरिएबल कॉस्ट। रेशियो स्थायी लागत और परिवर्तनीय लागत का अनुपात क्या कहलाता है, इसको हम ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं, इसको हम ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। ठीक है, एक मार्क्स का था। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड। अब आपको ना दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सा इंपोर्ट ट्रेड है, कौन सा एक्सपोर्ट है और कौन सा एंट्रीपोर्ट ट्रेड है। ठीक है, सो चलिए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है व्हेन द फर्म ऑफ अ कंट्री सेल्स गुड टू द फर्म ऑफ अनदर कंट्री। अगर एक देश की फर्म या एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी को वस्तुएं बेच रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड या फिर निर्यात व्यापार। निर्यात मतलब दूसरे देश, बाहर देश में अपनी चीज़ों को भेजना। ठीक है, तो इसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। When the firm of a country import goods for the purpose of exporting the same to the firms of some other countries with or without making any change। देखो, जब एक देश की फर्म वस्तुओं का आयात उनमें परिवर्तन करके अथवा परिवर्तन किए बिना किसी दूसरे देश की फर्म को निर्यात करने के लिए उद्देश्य से करती है। देखो समझो पहले, निर्यात व्यापार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया ने हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका मान लीजिए, श्रीलंका को कोई चीज़ बेची, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, निर्यात व्यापार कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे, क्योंकि वो जो है वो हमारी कंपनी का गुड्स था और हम दूसरे देश में उसको बेच रहे हैं।
अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक मान लीजिए इंडिया है, इंडिया ने अमेरिका से कोई चीज़ मंगाई, ठीक है, इंपोर्ट करी कोई चीज़, और उसी सेम चीज़ को बिना कोई चेंज किए श्रीलंका को बेच दिया। तो उस ट्रेड को हम क्या कहते हैं, इस ट्रेड को हम कहते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड, ठीक है, एंट्री पोर्ट ट्रेड, दैट इज पुनः निर्यात व्यापार, पुनः निर्यात व्यापार, इसी को हम पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। इंपोर्ट ट्रेड आप समझते होंगे, जब हम फॉर एग्जांपल हमने अमेरिका से अगर कोई चीज़ इंडिया में मंगाई है तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है, यानी आयात व्यापार। अगला देखें, यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, स्मॉल एंटरप्राइज, ये आपको यहाँ पर इन स्टेटमेंट से पता लगाना है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विसेज हो रही है, स्मॉल एंटरप्राइज है, या फिर जो एक बिग स्केल पे एंटरप्राइज होती हैं वो है, ठीक है। चलो, the enterprises having investment in plant and machinery excluding investment in land and building between 25 lakh and 5 crores, यानी कि ऐसे उद्यम जिनमें भूमि एवं भवन के निवेश के अतिरिक्त प्लांट व मशीनरी में निवेश 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी अगर कोई भी ट्रेड 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में हो रहा है उसे हम मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एंटरप्राइज हैविंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग बिटवीन 10 लाख एंड 2 करोड़, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में अगर बिजनेस हो रहा है तो उस एंटरप्राइज को कहते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, ठीक है, यानी कि छोटे स्तर पर की गई एंटरप्राइज। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड वाला क्वेश्चन आ गया, द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स दैट रिलेट्स टू अ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको बताना है विपणन मिश्र का वो घटक जिसका संबंध वितरण माध्यमों से होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ना एक कंपोनेंट समझने पड़ेंगे मार्केटिंग मिक्स के, तो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। इसके आपको 4 पीज होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। 4 पी कौन कौन से हैं? पहला होता है प्लेस या प्रोडक्ट, सेकंड होता है प्रोडक्ट, थर्ड आपका होता है इसमें प्रमोशन, एंड फोर्थ पीस में होता है, तो देखो चौथा होता है प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट का समझो, प्रोडक्ट यानी वो गुड्स या सर्विसेज जो हमें बेचनी है, ठीक है। प्लेस यानी जिस स्थान पर बेचनी है, जहां बेचनी है। प्रमोशन का मतलब होता है कि उस गुड्स या सर्विस का प्रमोशन करना, उसको एडवर्टाइज करना, उसका प्रचार करना। प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे या जिस कॉस्ट पे हमें वो गुड्स या सर्विसेज बेचनी है एक मार्केटिंग मिक्स में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब वो घटक जो हमें बताता है कि किस तरीके से कहाँ वितरण माध्यम कौन सा होगा, मतलब कौन सी जगह पर उसको उसका वितरण करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेस, ठीक है, जो हमें बताता है कौन से प्लेस पे हमें वितरण करना है। द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच परसुएड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर्स, यानी वो घटक जिसका संबंध उपभोक्ताओं को आश्वस्त व प्रभावित करने से है, तो वो होता है प्रमोशन। प्रमोशन में ही तो हम ये उपभोक्ताओं को बताते हैं ना कि हमारा जो गुड्स या जो हमारी सर्विस है वो बहुत अच्छी है, और हम उससे क्या कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को आश्वस्त कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब आपको वन वर्ड देना है। सबसे पहला है गुड्स मेंट फॉर पर्सनल कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड्स, यानी कि जो गुड्स, जो सामान परिवार के द्वारा उपभोग हेतु लिया जाता है, व्यक्तिगत उपभोग के लिए लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स 1 नंबर का है। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो उपभोग वस्तु। उपभोग वस्तु क्या होती है, जो कंज्यूमर अपने खुद के व्यक्तिगत उपभोग के लिए खरीदता है। और गुड्स मेंट फॉर यूज एज इनपुट्स इन प्रोडक्शन, अगर हम वही गुड्स उत्पाद जो है वही उत्पाद हम निवेश के रूप में खरीद रहे हैं, तो मान लीजिए आप एक टेबल खरीद कर लाते हैं,
ठीक है, उस टेबल का आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी। अगर आप उसी टेबल का इस्तेमाल अपनी कोई भी आपने बिजनेस खोला है, ठीक है, और उस बिजनेस में उस टेबल को रख रहे हैं, टेबल या चेयर को रख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो फिर कहलाएगी कैपिटल गुड्स। ठीक है, क्योंकि उसे आप एज अ कैपिटल यूज कर रहे हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी बीइंग रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित कथनों में बताए गए निजी कंपनी के प्रकार आपको बताने हैं। तो निजी कंपनी के भी प्रकार होते हैं, इसमें से आपको इन दोनों में से बताना है कौन सी कंपनी बताई गई है बेसिकली इसमें। सो इसका आंसर देख लो। A company whose turnover as per its last profit and loss account does not exceed 2 करोड़, यानी कि एक कंपनी जिसका कि लाभ हानि खाते के आधार पर अगर हम देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं निकल के आता है, कुल बिक्री 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो इसे हम कहते हैं स्मॉल प्राइवेट कंपनी, स्मॉल प्राइवेट कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। द कंपनी हैविंग रिलैक्सेशन फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, तो ऐसी कंपनी जो कि रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने से या वार्षिक आम बैठक को आयोजित करने से उसे छूट मिली हुई है, तो उसे हम कहते हैं ओपीसी। ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी, यानी जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई कंपनी है, वो कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट या कोई एनुअल जनरल मीटिंग उसे स्थापित करने की जरूरत नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई करना है द फॉलोइंग एंड राइट ईएस फॉर इक्विटी शेयर एंड डी फॉर डिबेंचर्स। इन दोनों में से एक ईएस है, इक्विटी शेयर का एक एग्जांपल है, और एक डी यानी डिबेंचर्स का एग्जांपल है। तो जो भी है उसके एक के आगे ईएस लिखना है जो आपका इक्विटी शेयर का एग्जांपल है, और डी लिखना है जो डिबेंचर्स का है। दीज होल्डर्स गेट अश्योर्ड रिटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऐसे धारक जो जिनको सुनिश्चित वापसी मिलती है चाहे लाभ हो या हानि हो, तो उसे हम कहते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स। वो धारक, तो इसके आगे आप क्या लिखोगे, डी लिखोगे। वो धारक जो ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो भी उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा, परसेंट मान लीजिए 10% किया गया है तो 10% उतना ही लाभ उन्हें मिलेगा, अगर हानि हो रही है तब भी उन्हें लाभ ही मिलेगा 10% का। ठीक है, तो डी यानी डिबेंचर्स होते हैं वो। इट इज सुटेबल फॉर दोज हु वांट्स टू टेक रिस्क फॉर हायर रिटर्न, यानी कि ये उनके लिए अनुकूल है जो अधिक वापसी का जोखिम उठाना चाहते हैं। अगर आप ईएस या इक्विटी शेयर लेते हो एक कंपनी में, यानी इक्वल शेयर दिए गए हैं, इक्वल शेयर का मतलब होता है इक्वल ही प्रॉफिट बटेगा और इक्वल ही लॉस बटेगा। ये उन लोगों के लिए होता है जो अपनी मतलब रिटर्न में हाई रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट आया तो बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट आया तो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो उतना ही लॉस आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम ईएस या इक्विटी शेयर कहते हैं। 33 में आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म्स बतानी है। एनएसडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है और एनएसडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एनएसडीसी की अगर आप बात करो तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, और एनएसडीएम की होती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, इसी में और में दिया हुआ है एनएसडीए और एसएससी की फुल फॉर्म। एनएसडीए की क्या फुल फॉर्म है और एसएससी की। एनएसडीए की होती है नेशनल, इनके फुल फॉर्म प्लीज याद रख लेना, स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, और एसएससी की बात करें तो सेक्टर स्किल काउंसिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 34, करेक्ट करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट आपको गलत दी गई है, इनके जगह आपको सही स्टेटमेंट क्या होगी वो बतानी है। जीरो स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एग्जिस्ट वेयर देयर इज एन इनडायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसर टू कस्टमर्स, यानी कि शून्य स्तरीय वितरण माध्यम वहां होता है जहां पर उत्पादक अपने उपभोक्ता को अप्रत्यक्ष माध्यम से वस्तुओं का विक्रय करता है। देखो, जीरो स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझो पहले तो। जीरो स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन या वो सेल बेसिकली प्रोडक्ट की जहां पर आपको कोई भी बीच में इंटरमीडियरी नहीं मिल रहा है या बिचौलिया नहीं मिल रहा है। सीधा प्रोड्यूसर जो है वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो चीज़ फिर सीधा कस्टमर के पास जा रही है। तो ये एक इनडायरेक्ट सेल नहीं होती है, ये एक डायरेक्ट सेल होती है। यहाँ पर गलत जो चीज़ दी गई है वो एक इनडायरेक्ट सेल लिखकर गलत दी गई है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे इस आंसर को करते समय, 34 का जब ए लिखोगे ना तो पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। जहाँ पर इज एन इनडायरेक्ट दिया गया है वहां पर आप लिखोगे इज अ डायरेक्ट सेल ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसर टू कस्टमर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनडायरेक्ट सेल नहीं हो रही है। इनडायरेक्ट सेल वहाँ पर होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर से कोई रिटेलर ले रहा है, ठीक है, या कोई होलसेलर ले रहा है, फिर उसके बाद वो किसी व्यापारी को बेच रहा है, वो व्यापारी फिर कस्टमर के पास बेच रहा है, तो ये इनडायरेक्ट सेल हो जाती है। यहाँ पर डायरेक्ट सेल हो रही है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा, कस्टमर ने खरीदा, दैट्स इट। नेक्स्ट इसमें बोला गया है इन वन स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वन स्टेज चैनल यानी जहाँ पर एक मतलब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, बीच में रिटेलर आया और फिर कस्टमर के पास गई चीज, ठीक है, तो ये है वन स्टेज चैनल। यहाँ पर हमें दो मिडल मैन मिलेंगे यूज्ड, नेमली होलसेलर या रिटेलर। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें टू मिडल मैन नहीं मिलते। क्या हमारे बीच में यहाँ पर टू मिडल मैन है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक मिडल मैन होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आप लिखोगे वन मिडल मैन यूज्ड नेमली आइदर या तो वो होलसेलर होगा और रिटेलर, या तो वो रिटेलर होगा, ठीक है। समझ गए आप? उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। लास्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। सो यहाँ पर हमने सेक्शन बी और ए कर लिया है, ठीक है। 35 तो देख लो, आपको ना मेथड बताना है प्राइस फिक्सेशन का, यानी कि इसमें कौन सा मेथड जो है इस्तेमाल किया गया है प्राइस को फिक्स करने के लिए। सो पहला है, आपसे पूछा गया है सोहम fixes the price of shorts that he manufactures at 15% higher than the cost। सोहम ने जिन कमीजों का उत्पादन वो उसने किया, मतलब एक कमीज या किसी भी प्रकार की एक कमीज वो उसका उत्पादन कर रहा है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है, और जो उसकी मूल्य लागत है, मतलब जो उसने कॉस्ट होनी चाहिए उससे 15% अधिक निर्धारित वो कर रहा है, तो इसको आप कहते हो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। यानी कि इसमें वो कॉस्ट तो लगा ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइसिंग है उसमें वो एक अपनी तरफ से एक हायर परसेंटेज या एक मार्कअप परसेंटेज ऐड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रामपाल अ फ्रूट वेंडर। रामपाल जो एक फल विक्रेता है वो इंक्रीज कर रहा है द प्राइस ऑफ एप्पल्स इफ देयर इज अ हैवी डिमांड फॉर देम। अगर मांग में भारी वृद्धि हो रही है, मतलब उसके फलों को खरीदने वाले व्यक्ति ज्यादा हैं और उसकी फल की ज्यादा मांग हो रही है, तो वो अपने सेब का मूल्य बढ़ा देता है। तो इस मेथड को आप कहते हो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो सेल भी बढ़ा देगी, मतलब उसका प्राइस भी बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर डिमांड कम हो रही है तो प्राइस को भी कम कर दिया जाता है, तो इसको आप कहते हो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। अब नीचे आपका सेक्शन सी है, ये हम पार्ट 2 में करेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट में जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है वो बताओगे, कमेंट में आप और भी कोई ऐसी वीडियो है जो रह गई है वो आप मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है, जो मैं आपकी अगली वीडियो कौन सी अपलोड करनी है वो सब कर दूँगी। एंड सॉरी फॉर दो स्टूडेंट्स जो मुझसे ऐसा कह रहे थे कि मैम प्लीज़ चैप्टर्स की वीडियो बना दो, क्योंकि वो अभी पॉसिबल ही नहीं है। चैप्टर्स आपके 14 है, अगर उनकी बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर निकल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको कर लो, ठीक है, और चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ इसको अच्छे से समझना। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू।